हेलो स्टूडेंट्स, आज हम ग्रेचुइटी के बारे में बात करेंगे जो कि इनकम के सैलरी हेड में आएगा। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, ग्रेचुइटी का सेक्शन क्या है जी, 10 और सब सेक्शन 10 है। और उसके बाद ग्रेचुइटी कब मिलती है और ग्रेचुइटी क्या है। कोई भी इंडिविजुअल की डेथ होती है या रिटायरमेंट के बाद जो उसे रिसीव होता है उसे हम ग्रेचुइटी कहते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जी, इन केस ऑफ गवर्नमेंट, अगर कोई पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है, तो अगर उसे ग्रेचुइटी रिसीव होती है तो वो फुली एग्जम्प्टेड है। ये आपने याद रखना है। सीधा सीधा एग्जाम्स में अगर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें फुली एग्जम्प्टेड है या टैक्सेबल में लेना है, तो ऐसे आपको ये चीज़ हेल्प करेगी। ठीक है जी। नेक्स्ट, अभी मान लीजिए पहला केस तो हमने कर लिया कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी का एम्प्लॉई है तो ग्रेचुइटी उसको फुली एग्जम्प्टेड है। तो अगर इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉयज़ के केस में देखें तो क्या होगा, इसमें अभी दो सब सेक्शन बनेंगे, दो केस बनेंगे। वो कौन से बनेंगे? एक तो पहला केस ये बनेगा कि अगर वो ग्रेचुइटी एक्ट में इन्वॉल्व है, यानी कवर्ड अंडर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 की ग्रेचुइटी एक्ट के में कवर है, तो उसमें से हम क्या उठाएंगे, लिस्ट उठाएंगे। लिस्ट कौन सा उठाना है, कितना एग्जम्प्ट होगा उसमें से हमने क्या देखना है, लिस्ट देखना है। किन में से लिस्ट देखना है? इन तीनों में से लिस्ट देखना है। पहली बात तो जितनी उसको ग्रेचुइटी रिसीव हुई है, एक्चुअल अमाउंट, और दूसरा क्या होएगा, 20 लाख। और तीसरी ऑप्शन क्या है, इसका पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फिर ऊपर वाली लाइन पे जाते हैं। 15/26 यानी 15/26 मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस मल्टीप्लाई सैलरी पर मंथ, ये आपने लगाना है। जो इसका आंसर आएगा और तीनों में से जो भी लिस्ट होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट अभी इन चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस कैसे लेना है या सैलरी पर मंथ आपने कैसे काउंट करना है। तो सबसे पहले देखिए जी, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस का कैसे निकालना है। अभी इसमें आपने जो फ्रैक्शन है उस पर वर्क करना है। फ्रैक्शन अगर एक्सेस ऑफ 6, अगर 6 से ज़्यादा होगी तो नेक्स्ट वाला ईयर लेट करेंगे, अगर 6 से कम होगी तो वही वाला ईयर लेट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 7 ईयर 9 मंथ आपको दे रखा है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। आपकी सर्विस मान लीजिए 7 साल और 9 महीने है, तो ये 6 महीने से ऊपर है तो इसको 8 ईयर मान लेंगे। अगर 7 साल 5 मंथ है तो 6 महीने से कम है मंथ, तो इसको 7 साल मान लेंगे। अगर 7 साल 6 महीने भी होता तो हम इसको एज्यूम कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस 7 साल ही लेते। क्लियर? पहला काम तो आपने ये करना है। और दूसरा काम आपका ये है, सैलरी का मतलब क्या है। इसमें सैलरी किसको मानना है, बेसिक प्लस डीए जो होगा आपका, डियरनेस अलाउंसेस, उन दोनों को मिला के आपकी सैलरी बनेगी जो आपने सैलरी पर मंथ लेनी है। वो भी कौन सी लेनी है, जब मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ होती है या फिर रिटायरमेंट होती है, जो उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होगी वो हमने उठानी है सैलरी और डीए ड्यू बेसिस पे उठानी है, जो उसकी लास्ट वाली रहेगी। थर्ड पॉइंट पे देखते हैं, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट। सीजनल का क्या मतलब हो गया, जैसे गर्मी का सीज़न, सर्दी का सीज़न और अलग अलग सीज़न रहते हैं हमारे इंडिया में, तो उसमें अगर वो सीजनल कुछ वर्क चल रहा है, सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, तो हम 15 की बजाय यहाँ पे 7 दिन लेंगे, यानी 7/26 मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और मल्टीप्लाई सैलरी पर मंथ जो भी बनेगी। बाकी फॉर्मूला बाकी सब कुछ वैसा ही चलेगा, लेकिन बस फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। 15/26 की जगह 7/26 आएगा। अभी दूसरा केस करते हैं, अगर ग्रेचुइटी एक्ट के अंडर वो कवर नहीं है तो उसमें भी फिर वही फॉर्मूला लगेगा, लेकिन उसकी कंडीशंस अलग होंगी। तीनों में से 3 कंडीशन है, उनमें से लिस्ट उठाना है। एक तो एक्चुअल अमाउंट जितनी रिसीव होगी और 20 लाख, दोनों कंडीशन तो सेम है, लेकिन तीसरी कंडीशन चेक करेंगे। उस जहां ग्रेचुइटी के अंडर कवर्ड था उसमें हमने लिया था 15/26, लेकिन यहाँ लेंगे 1/2 और मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। और कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस
का उसका कॉन्सेप्ट क्या था कि 6 मंथ से ऊपर हैं तो नेक्स्ट ईयर काउंट कर लेते थे, और 6 मंथ से नीचे है तो पिछले वाला ईयर ही काउंट करते थे। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट कंप्लीटेड ईयर सर्विस वाला अलग रहेगा, और इसमें एवरेज सैलरी पर मंथ जो होगी उसमें भी कॉन्सेप्ट अलग रहेगा। उसमें क्या था, लास्ट जो ड्रॉन हुई थी ड्यू बेसिस पे वो हमने ले ली थी, लेकिन इसमें एवरेज सैलरी पर मंथ लेंगे। इन दोनों का कॉन्सेप्ट इसमें अलग है और डिफरेंशिएट भी करेगा। तो चलिए इसके बारे में, दोनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम जानते हैं। कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले देखिए, कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस वाले में जो फ्रैक्शन है आपने इग्नोर कर देना है। अगर 7 ईयर 9 मंथ है तभी भी 7 ईयर होगा, 7 ईयर्स 11 मंथ भी है तो भी 7 ईयर होगा। यानी फ्रैक्शन आपने देखना ही नहीं है, फ्रैक्शन को भूल जाना है, चाहे वो 1 मंथ है, चाहे 11 मंथ है, चाहे 9 मंथ है, तो आपने फ्रैक्शन इग्नोर करना है अगर ग्रेचुइटी अंडर कवर्ड नहीं है, ग्रेचुइटी के अंडर कवर्ड नहीं है। ठीक है जी। तो एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालेंगे जी, जो लास्ट 10 मंथ की उसकी सैलरी रहेगी उसका टोटल करके अपॉन 10 करके आपका जो बनेगा एवरेज सैलरी बनेगी। यानी आपने लास्ट जो उसके रिटायरमेंट से पहले, डेथ से पहले जो भी होंगे 10 मंथ की सैलरी का टोटल अपॉन 10 करके एवरेज सैलरी आप निकाल सकते हो। तो उसके बाद इसमें ग्रेचुइटी में कवर्ड नहीं है तो उसकी सैलरी क्या होगी, बेसिक प्लस डीए हैश। हैश का मतलब क्या है जी, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा। क्वेश्चंस में आपको दे रखा होगा कि उसका डियरनेस अलाउंसेस जो है 10,000 बन रहा है, बट 60% उसका फॉर्मिंग पार्ट है, तो इसका मतलब रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए उसका कितना हो गया, 6,000। तो आप ऐसे देख सकते हैं। तो उसके बाद एक तो बेसिक प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए फॉर्मिंग पार्ट होगा, प्लस कमीशन जो परसेंटेज बेस पे, टर्नओवर पर जो परसेंटेज लगकर कमीशन मिलेगी, परसेंटेज बेस वाली कमीशन आपने उठाना है, ये याद रखिएगा। सैलरी हम ग्रेचुइटी नॉट अंडर कवर्ड में हम किसको लेंगे, बेसिक प्लस डीए जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए होगा, और प्लस कमीशन जो परसेंटेज बेस होगी। एक्चुअल में जो डियरनेस अलाउंसेस होता है वो अपने आप में टैक्सेबल रहता है, ये अलग पार्ट है, जस्ट इसमें लिखा था इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है जी। और ये ड्यू बेसिस पे हमने उठाना है जो भी हमारी एवरेज सैलरी या कुछ भी निकालना है। उसके बाद अभी इसमें एक फॉर्मूला हमने लगाया था 1/2 और दिस जो भी था, तो हम इसको 15 अगर पहले वाला फॉर्मूला ही जस्ट याद रखना है तो 15/26 की जगह 15/30 करके आप याद रख सकते हैं, फॉर्मूला सेम ही बनेगा। तो उसके बाद ग्रेचुइटी के ऊपर कुछ नोट्स जो कि इंपॉर्टेंट हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। कहते हैं कि ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। हाँ जी, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रख लेना। 3 चीज़ें होती हैं ग्रेचुइटी जो एम्प्लॉय है वो अपनी ड्यूरिंग सर्विस में भी ले सकता है, आफ्टर रिटायरमेंट भी ले सकता है, आफ्टर डेथ भी मिलेगी। लेकिन ड्यूरिंग सर्विस में अगर कोई भी ग्रेचुइटी ले रहे हैं, लीव एनकैशमेंट ले रहे हैं, पेंशन ले रहे हैं, वो सभी फुली टैक्सेबल रहेंगी। ये सीधा सीधा अपने दिमाग में बिठा लीजिए। ठीक है जी। और आफ्टर रिटायरमेंट और आफ्टर डेथ पे तो हमने कंडीशंस देखी ही हैं, तो इसमें सेम कॉन्सेप्ट, ग्रेचुइटी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस। अगर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सर्विस कुछ भी लेते हैं, चाहे ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट या पेंशन, तो वो फुली टैक्सेबल रहने वाली हैं। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई, चाहे कहीं का एम्प्लॉई है, तो सबको वो फुली टैक्सेबल रहने वाली है। तो दूसरा पॉइंट देखते हैं, इफ़ एम्प्लॉयर रिसीव्स ग्रेचुइटी फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर्स। अगर एम्प्लॉई मान लीजिए एक जगह पहले जॉब की, वहाँ से ग्रेचुइटी बन रही है और एक अलग एम्प्लॉयर से बन रही है, फिर ऐसे 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से मान लीजिए कि ग्रेचुइटी रिसीव हुई है सेम प्रीवियस ईयर में, तो जो भी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ ग्रेचुइटी रहेगा एग्जेम्प्ट तभी होगा अगर वो स्टैंडर्ड डिडक्शन से अधिक नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन से अधिक नहीं जाना चाहिए। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, थर्ड पॉइंट क्या है, exemption under this provision will be available only in case where employer relationship exists। ये तो हम बात शुरू से करते आ रहे हैं। जो सैलरी हेड के बारे में बात कर रहे हैं, तो सैलरी हेड में इनकम तब भी काउंट होगी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। और ये प्रोविज़न जो एग्जम्पशन वाली है
तभी मिलेगी अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करेगा। चलिए जी, नेक्स्ट बात करते हैं पेंशन के बारे में। पेंशन के बारे में बात करते हैं। इसका सेक्शन है जी 10, सबसेक्शन 10A है। और पेंशन क्या होता है ये सबको आपको पता है ही कि पेंशन आफ्टर रिटायरमेंट, आफ्टर डेथ या ड्यूरिंग द सर्विस भी ले सकते हैं, लेकिन आफ्टर डेथ या आफ्टर रिटायरमेंट मिलती है, जो कि पीरियोडिक एक पेमेंट होती है जो गवर्नमेंट या कंपनी द्वारा या अदर एम्प्लॉयर द्वारा एम्प्लॉय को दी जाती है, जो कि उसका पास्ट सर्विस का कंसिडरेशन रहता है, उसको आफ्टर रिटायरमेंट इसका बेनिफिट मिलता है। चलिए जी, ये तो थी डेफिनेशन। अभी आते हैं मेन बात में। पेंशन दो तरह की होती है जी, कम्यूटेड एंड अनकम्यूटेड। एक तो होता है जी हम इकट्ठा पैसा लम सम ले लेते हैं जब आफ्टर रिटायरमेंट, तो उसे बोलते हैं जी कम्यूटेड पेंशन। एक होता है कि हम मंथली बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे पीरियोडिकली रिसीव करते हैं, तो उसे बोलते हैं अनकम्यूटेड पेंशन। जो कि अगर हम अनकम्यूटेड पेंशन की तरफ जाते हैं या अनकम्यूटेड पेंशन की तरह रिसीव करते हैं तो वो फुली टैक्सेबल रहता है। तो नेक्स्ट है जी टैक्सेबिलिटी। टैक्सेबिलिटी में ये बात ध्यान रखना, अभी जो पॉइंट्स हैं ना, किसमें किसको एग्जम्पशन है, किसमें किसको कंडीशंस के अकॉर्डिंग कितना एग्जम्प्ट मिलेगा, कितना फुली टैक्सेबल है, ये चीज़ें अगर आप अच्छे से समझ गए तो आपको क्वेश्चन निकालने में 1% भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अभी टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं। अगर आप सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी या किसी भी स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के एम्प्लॉई हो, तो अगर आपकी कम्यूटेड पेंशन आप ले रहे हो यानी लंप सम ले रहे हो तो वो फुली एग्जम्प्ट होगी। अभी देखिए, जैसे ग्रेचुइटी में हमने किया था ड्यूरिंग द सर्विस, कुछ भी लेते हैं तो वो फुली टैक्सेबल सभी केसेस में रहेगा। वैसे ही इसमें भी देखो, अगर आप सेंट्रल, स्टेट, लोकल अथॉरिटी या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन किसी के भी एम्प्लॉय हो, अगर आप कम्यूटेड पेंशन यानी लंप सम लेते हो तो वो फुली एग्जम्प्ट होगा। अगर अनकम्यूटेड में जाते हो तो वो उसके बारे में भी नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे। वो तो हम कर ही चुके हैं कि वो फुली अनकम्यूटेड में अगर हम जाते हैं तो फुली टैक्सेबल रहने वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट चाहे नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही क्यों ना हो। तो उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे। अगर तो ये भी डिस्कशन हो गया कि अगर सेंट्रल, स्टेट या लोकल अथॉरिटी, स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन का एम्प्लॉय हैं तो फुली एग्जम्प्ट होगा। और अगर अदर एम्प्लॉयज़ हैं तो अगर हमने ग्रेचुइटी रिसीव कर रखी है, ले रखी है, तो हमें कितना एग्जम्प्ट होगा, 1/3 एग्जम्प्ट होगा, जो भी हमारी कम्यूटेबल पेंशन बनेगी टोटल। तो अगर मान लीजिए हमने ग्रेचुइटी रिसीव नहीं की हुई तो 1/2 यानी हाफ जो होगा हमारा एग्जम्प्ट होगा कम्यूटेबल पेंशन का। उसके बाद लीव सैलरी का सेक्शन याद कर लेना जी, सेक्शन 10 सबसेक्शन 10AA है। इट प्रोवाइड्स, अभी इसमें देख लेते हैं, पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट रिसीव बाय वे ऑफ एनकेशमेंट ऑफ अनयूटिलाइज्ड अर्न लीव। हाँ जी, लीव सैलरी क्या होती है, जब हमें जो अर्न लीव मिलती हैं हम अगर उनको यूटिलाइज नहीं करते यानी अनयूटिलाइज रह जाती हैं, तो उनका हमें बेनिफिट मिलता है आफ्टर सुपर एन्युएशन या आफ्टर रिटायरमेंट। उन लीव को हम लीव एनकैशमेंट के रूप में ले सकते हैं, उसे लीव सैलरी बोलते हैं। तो इन केस ऑफ अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, सिर्फ इसमें क्या आएगा, लीव वाले में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, एक्सक्लूडेड कौन, स्टैट्यूटरी और लोकल अथॉरिटी। जब हम पेंशन की बात कर रहे थे तो चारों इन्वॉल्व थे, लेकिन लीव सैलरी में याद रखना कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही फुली एग्जम्प्ट होगा। तो उसके बाद इन केस ऑफ अदर एम्प्लॉय, अगर अदर एम्प्लॉयज़ होंगे तो अभी 4 कंडीशंस दे रखी हैं, इनमें से जो लिस्ट होगा वो एग्जम्प्ट होगा। पहली कंडीशन, पहला ऑप्शन है जी 3 लाख, और दूसरा ऑप्शन क्या है जी, लीव सैलरी एक्चुअली रिसीव्ड। आपने जितनी आपको लीव सैलरी एक्चुअल में मिल रही है, जितनी भी डिसाइड की गई है या जितनी भी आपकी लीव बची थी उसके अकॉर्डिंग आपको लीव सैलरी मिल रही है। और तीसरा ऑप्शन है जी 10 मंथ्स इनटू
एवरेज सैलरी, 10 मंथ की एवरेज सैलरी, ये गलत लिखा हुआ है 10 मंथ की, हाँ बिल्कुल सही बात है जी, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी पहली बात तो आप निकाल लोगे, और जो 10 मंथ की आपकी सैलरी टोटल बनेगी वो तीसरी ऑप्शन है। ऑन लीव टू क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, आपकी जितनी ऑन लीव बची हैं यानी आपके अकाउंट में क्रेडिट हैं, मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी, यानी इन चार ऑप्शंस में से आपका जो भी आंसर लिस्ट होगा, जो भी अमाउंट लिस्ट होगी वो आपका क्या हो जाएगा, वो एग्जम्प्ट हो जाएगा। फिर एक बार रिवाइज करते हैं। पहली बात तो अगर आप सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हो तो फुली एग्जम्प्ट है। अदर केस में देखिए तो पहली बात तो 3 लाख, और दूसरा लीव सैलरी एक्चुअल में आपको कितना पैसा मिला लीव सैलरी का, और एवरेज सैलरी को 10 से मल्टीप्लाई कर लो, मीन्स 10 महीने की एवरेज सैलरी, आप 10 महीने की सैलरी कितनी थी आपकी वो देख लो, या लीव जितनी आपकी क्रेडिट हो रखी हैं ऑन लीव, और मल्टीप्लाई एवरेज सैलरी कर दो, तो जो भी इनमें से लिस्ट आएगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। चलिए जी, एवरेज सैलरी, एवरेज सैलरी का हमने अभी बात किया, जैसे 10 मंथ्स का निकाल के अपॉन 10 कर देते हैं, वही एवरेज सैलरी रहती है। विल बी डिटरमिन ऑन द बेसिस ऑफ द सैलरी ड्रॉन ड्यूरिंग द मंथ ऑफ 10 मंथ, 10 मंथ का निकालेंगे इमीडिएटली प्रीसीडिंग द डेट ऑफ रिटायरमेंट। मान लीजिए जिस टाइम हम रिटायरमेंट या सुपर एनुएशन कुछ भी हुआ एम्प्लॉय का, तो उसके प्रीवियस जो भी 10 मंथ्स होंगे उनका मतलब जो भी है एवरेज निकाल कर, मतलब एवरेज कैसे निकालेंगे, टोटल करके अपॉन 10 करके, जो कि हमारी एवरेज सैलरी बन जाएगी। तो उसके बाद सैलरी मीन्स सैलरी, अभी इसमें जब हम लीव एनकेशमेंट की बात कर रहे हैं तो ये बात ध्यान रखना, जब आप ग्रेचुइटी, पेंशन या लीव सैलरी का क्वेश्चन निकाल रहे हैं तो उनमें सैलरी का मतलब अलग अलग है कि किसमें सैलरी को क्या मानना है, ये बात ध्यान देने वाली है। और इसका मतलब लीव एनकैशमेंट में जब हम सैलरी की बात कर रहे हैं तो इसमें आएगा एक बेसिक सैलरी प्लस डीए, और आर का मतलब है रिटायरमेंट बेनिफिट, जो भी रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए डीए होगा वो प्लस करेंगे, और कमीशन, यहाँ सेल बेस्ड कमीशन है, लेकिन हमने कहीं पे पढ़ा था कमीशन जो था टर्नओवर की परसेंटेज पे था। ये थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट रखना और कॉपी पे नोट करना, नोटबुक पे नोट करना, आपको अगर नोट करा होगा तो सामने दिखेगा तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो पाएगा। क्लियर? तो नेक्स्ट चलते हैं जी, ऑन लीव टू द, इसमें अभी देख लीजिए, ऑन लीव टू द क्रेडिट ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के क्रेडिट में ऑन लीव मतलब कैसे पता चलेंगे कि हमारे मतलब या हमारे अकाउंट में कितनी ऑन लीव क्रेडिट हैं। तो सबसे पहले देखिए जी, एनुअल लीव एंटाइटलमेंट, हमें एक साल में कितनी लीव मिलती हैं। पहली बात तो ये है कि वो 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो अगर 30 से ज़्यादा भी होंगी, पहली बात तो होती नहीं है, अगर होंगी भी तो 30 तक ही काउंट करेंगे। अगर ज़्यादा होंगी तो, इन केस अगर कम होंगी तो फिर तो वो अगर 20 है तो 20 ही रहेंगी। जितनी आपको एक साल में ऑन लीव मिलती हैं 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मैक्सिमम 30, ठीक है जी। मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ एक्चुअल सर्विस, मान लीजिए आपकी 7 साल की सर्विस है तो 30 × 30 हर साल में आपको ऑन लीव मिलती है। 30 × 7 कितना हो गया, 210 हो गया। 210 फ्रैक्शन को इग्नोर करना है, अगर 7 साल 6 महीने आपकी सर्विस है तो 7 साल ही मानेंगे, माइनस मान लो 210 छुट्टी होगी, आपने पूरे 7 साल 6 महीने में 10 छुट्टी ली, जितनी आपने लीव ली हैं वो माइनस कर दो, बाकी लीव का आपका पैसा बन जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट नोट में हम देखेंगे लीव सैलरी रिसीव ड्यूरिंग द पीरियड। देखिए जी, पहले मैं आपको एक चीज़ बोल चुका हूँ, अगर ड्यूरिंग द पीरियड कुछ भी लेंगे, चाहे ग्रेचुइटी, चाहे पेंशन, चाहे लीव सैलरी, तो वो फुली टैक्सेबल रहने वाला है। सीधा सीधा दिमाग में बिठा लो और आंखें बंद करके इसे याद कर लो, ठीक है जी। तो उसके बाद अगर लीव एनकेशमेंट ऑन रिटायरमेंट, मान लीजिए आपने जॉब बीच में छोड़ दी, रिज़ाइन दे दिया और आपको रिटायरमेंट मिल गया, तो लीव एनकैशमेंट एग्जम्प्ट हो जाएंगी आपकी जितनी की जितनी हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट है जी, लीव सैलरी इज रिसीव्ड फ्रॉम 2 और मोर एम्प्लॉयर्स। अगर आप 2 या 2 से ज़्यादा एम्प्लॉयर से सेम ईयर में लीव सैलरी ले रहे हो, बस इतना याद रखना कि एग्जम्प्ट हो जाएंगी, बट वो स्टैंडर्ड लिमिट जो है 3 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो नेक्स्ट है जी, वेयर लीव सैलरी इज रिसीव्ड इन एन एनी अर्लियर ईयर फ्रॉम अ फॉर, हाँ इसका मतलब देख लेना, आप पढ़ लेना, मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है। अभी लीव सैलरी है जो आपने रिसीव की, कोई फॉर्मर एम्प्लॉयर था, आपने अर्लियर उसको मतलब रिसीव कर लिया था, आपने लीव सैलरी ले ली थी, आप कहीं पहले जॉब कर रहे थे, उस जॉब को आपने छोड़ दिया और उससे आपको लीव सैलरी कोई रिसीव हुई होगी, आपने ले ली, और उसके बाद अगेन आपने अनदर एम्प्लॉयर दूसरी जॉब करने लगे लेटर ईयर में, तो फिर आपको अगेन रिसीव हुई,
तो इसमें बस ये बात ध्यान रखनी है, जो हमारी एक लिमिट रहती है 3 लाख की, वो उसको हम माइनस कर देंगे जो आपने पहले लीव सैलरी ले रखी है, एग्जम्प्ट हो रखी है। जो लीव सैलरी ऑलरेडी एग्जम्प्ट हो रखी है वो 3 लाख की लिमिट में से माइनस कर देंगे जब भी नेक्स्ट हम लेटर ईयर वाली काउंट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, बेसिक लिमिट जो हमारी 3 लाख है उसमें से अर्लियर ईयर की जो एग्जम्पशन थी वो हम रिड्यूस कर देंगे। ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्रेचुइटी लीव सैलरी व्हेन एम्प्लॉय डाइज। अगर मान लीजिए एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, हम ग्रेचुइटी और लीव सैलरी को कैसे ट्रीट करते हैं। तो सबसे पहली बात देखिए जी, अगर एम्प्लॉय की डेथ होने से पहले ड्यू बिफोर डेथ होने से पहले ग्रेचुइटी और लीव सैलरी ड्यू हो चुकी है, तो डेथ तो हो चुकी है देखो, तो ये पे किसको होगी, लीगल एयर को पे होगी। जो भी एम्प्लॉय की डेथ के बाद उसका लीगल हेयर होगा उसको क्या होगी, पेड होगी, लेकिन टैक्सेबल किसके अकाउंट में जाएगी, एम्प्लॉय के अकाउंट में जाएगी, ना कि लीगल हेयर के अकाउंट में जाएगी। बस इतनी सी बात ध्यान में रखना, जो मैंने रेड कर रखा है वो इम्पोर्टेंट बात है। अगर एम्प्लॉय की डेथ से पहले ग्रेचुइटी या लीव सैलरी ड्यू हो जाती है तो लीगल एयर को मिलेगी तो सही, लेकिन एम्प्लॉय को वो टैक्सेबल, एम्प्लॉय के अकाउंट में टैक्सेबल रहेगी। अगर ग्रेचुइटी और लीव सैलरी आफ्टर डेथ ऑफ एम्प्लॉय की डेथ के बाद ड्यू होती है तो लीगल एयर फैमिली मेंबर्स जो भी हैं उनको मिलेगी, लेकिन दोनों को ही टैक्सेबल नहीं रहेगी। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। इसका जो भी है याद कर लेना, सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 भी है रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। कोई भी हमें मान लीजिए कोई भी कंपनसेशन मुआवजा, कोई भी रिट्रेंचमेंट हुआ, उसका हमें कोई भी कंपनसेशन या मुआवजा मिला, ये इस एक्ट के तहत मिला, इसको जरूरी नहीं है इतना, बस इतना याद रख लेना, कोई भी हमें कंपनसेशन अगर मिलता है तो वो एग्जम्प्ट हो सकता है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन है, उन कंडीशनों में से भी हमने लिस्ट उठाना है। तो वो कौन सी कंडीशंस हैं और उनमें से कौन लिस्ट उठाना है। तो सबसे पहले देखिए जी, जितना हमें कंपनसेशन मिला, पहली बात तो ये, ठीक है, जितना रिसीव हुआ। और तीसरे पॉइंट में देखते हैं कि 5 लाख मैक्सिमम उन्होंने एक बेसिक लिमिट तय की हुई है 5 लाख, और एक ऑप्शन सेकंड है उसको हम अच्छे से देख लेते हैं। तो बस इसमें वही फॉर्मूला है, इसको अच्छे से देख लेना। एक तो 15/26 मल्टीप्लाई, जैसे वो वाला फॉर्मूला हमने ग्रेचुइटी में किया था सेम ही है, बस इसमें फ़र्क कहाँ पड़ जाता है, थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ हो जाता है कि हमने इसकी एवरेज सैलरी पर मंथ कैसे निकालनी है, या हमने कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस को फ्रैक्शन काउंट करना है या नहीं करना है। तो सेम है, 15/26 लो, मल्टीप्लाई करो 3 मंथ की एवरेज सैलरी, 3 मंथ का टोटल करके अपॉन 3 करके एवरेज सैलरी निकाल सकते हो, और उसके बाद मल्टीप्लाई कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, जितने भी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस होंगे। बस इसमें ये बात ध्यान रखना, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाना जिसमें फ्रैक्शन इग्नोर करते थे। ये देखिए लिखा हुआ है पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। अगर 6 मंथ से ऊपर होगा तो नेक्स्ट ईयर काउंट करेंगे, 6 मंथ से नीचे होगा तो, या 6 मंथ होगा तो पहले वाला ईयर काउंट करेंगे। इन तीनों में से जो भी लिस्ट होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। दोबारा देख लीजिए जी, जितनी एक्चुअल रिसीव हुई 5 लाख, और तीसरा जो आप फॉर्मूला लगाओगे, जितना जो भी लिस्ट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद इसमें आपने जब लीव सैलरी, जब कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो इसमें जो आपका टोटल पे क्या बनेगा, बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर फॉर्मिंग पार्ट है नहीं है, इसमें कोई मतलब मेंशन नहीं है, अगर जो भी दे रखा है वो आप ले सकते हैं, या टोटल डीए भी ले सकते हैं। टोटल सैलरी या टोटल पे जो भी बनेगा बेसिक प्लस डीए मिलाकर बनेगा। उसके बाद देखिए जी, अगर रिट्रेंचमेंट का जो भी आपको कंपनसेशन मिलता है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड किया गया है तो वो फुली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। ठीक है जी, जस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट, ये याद रखना। ठीक है जी। उसके बाद कंपनसेशन रिसीव एट द टाइम ऑफ VRS एंड VSS। अब पहले तो इसका सेक्शन देख लेना जी, सेक्शन 10 और सब सेक्शन 10C है। कंपनसेशन आपको रिसीव हो रहा है कब, जब आप VRS ले रहे हो या VSS
केस की बात कर रहे हैं। अभी VRS और VSS होता क्या है, सबसे पहले इस पे नज़र डाल लेते हैं। VRS का मतलब होता है वॉलंटरली रिटायरमेंट स्कीम या वॉलंटरली सेपरेशन स्कीम, यानी इसका मतलब होता है कि अपनी इच्छा से जब हम रिटायरमेंट लेना चाहते हैं तो उसको VRS और VSS बोलते हैं। तो इसका सेक्शन देख लेना जी। उसके बाद कंपनसेशन रिसीव्ड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। अभी देखिए जी, जो कंपनसेशन VRS और VSS के केस में ये टैक्स एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगा, यानी टैक्स एग्जम्प्टेड होगा। कौन सी कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाई होनी चाहिए, सबसे पहले ये देखते हैं जी। पहली कंडीशन क्या है जी, कंपनसेशन इज रिसीव्ड। हाँ, अगर कंपनसेशन रिसीव होता है एट द टाइम ऑफ VRS या VSS के टाइम पे, तो हम इसको एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स मानेंगे अगर VRS और VSS पे मिलता है। तो नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं जी, कंपनसेशन इज रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉयज़। किन किन एम्प्लॉयज़ को कंपनसेशन रिसीव्ड होता है उसको एग्जम्प्ट माना जाएगा। तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए, लोकल अथॉरिटी, स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, पब्लिक सेक्टर कंपनी या अदर कंपनी हो गया, अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी IIT हो गया, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशंस हो गए, या सम कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट हैं, IIM हो गया, IIFT हो गया। तो इन को VRS VSS केस में जो भी कंपनसेशन रिसीव होगा वो एग्जम्प्ट माना जाएगा, मतलब एग्जम्प्ट हो जाएगा। कंपनसेशन इज रिसीव्ड अकॉर्डेंस विद VRS VSS फ्रेम इन अकॉर्डेंस विद गाइडलाइंस। जितना भी कंपनसेशन कितना रिसीव होगा, ये जो भी अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस रहेगा लेटेस्ट, वो उतना रिसीव रहेगा। नेक्स्ट, एग्जम्पशन अंडर सेक्शन। एग्जम्पशन किस में मिलेगा, सेक्शन 10 अंडर सेक्शन 10 और सबसेक्शन 10C में एग्जम्पशन मिलेगा। शेल बी वंस फॉर एनी असेसमेंट ईयर, यानी लाइफ में एक बार इसमें एग्जम्पशन मिलेगा। कोई भी असेसमेंट ईयर के लिए इसमें एग्जम्पशन एक बार ले सकते हैं। अभी इसमें एक और ट्विस्ट है। अभी देखिए जी, आपको एग्जम्पशन नहीं मिलेगा अगर आपने रिलीफ अवेल किया है, आपने रिलीफ को अवेल किया है। रिलीफ कब मिलता है, अंडर सेक्शन 89 में। बस सीधी सीधी ये इसको आप पढ़ सकते हो आराम से, लेकिन मैं आपको एक इसका निचोड़ निकाल के बता देता हूँ। वंस रिलीफ इज क्लेम अंडर सेक्शन 89, एक बार आपने अगर ले लिया रिलीफ 89 अंडर सेक्शन में, तो राइट टू क्लेम एग्जम्पशन इन रिस्पेक्ट ऑफ VRS कंपनसेशन इज लॉस्ट फॉर एवर। देखिए, कंपनसेशन का जो एग्जम्पशन है वो मिलेगा, एक बार मिलेगा किसी भी असेसमेंट ईयर में। अगर आप रिलीफ ले लेते हो अंडर सेक्शन 89 में, एक बार भी अगर आप रिलीफ ले लेते हो, तो वो जो आपका VRS कंपनसेशन जो में एग्जम्पशन को क्लेम करने का मौका है ना, वो आप लॉस्ट कर दोगे। तो आपको VRS कंपनसेशन में एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, ये कंडीशन याद रख लेना। उसके बाद बात करते हैं क्वांटम ऑफ एग्जम्पशंस। अब भी एग्जम्पशन कितना मिलेगा, फिर वही 4 कंडीशन हैं, तो उसमें से जो भी लिस्ट होगा उतना आपका कंपनसेशन का एग्जम्पशन रहेगा। तो सबसे पहले देखिए जी, जितना कंपनसेशन आपको मिला, और दूसरा 5 लाख इसकी स्टैट्यूटरी लिमिट है वो, और तीसरा क्या है आपके पास 3 मंथ की सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। 3 मंथ की सैलरी लगा लो जी। और उसके बाद नेक्स्ट, सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट मल्टीप्लाई बैलेंस मंथ ऑफ सर्विस लेफ्ट। अभी देखिए जी, आपकी रिटायरमेंट पे जितनी भी सैलरी होगी, मल्टीप्लाई आपके सर्विस के जितने मंथ बचे होंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा, और इन चारों कंडीशन में से जो भी लिस्ट अमाउंट होगी वो आपका एग्जम्पशंस होगा। इसमें सैलरी आप किसको काउंट करोगे, लास्ट जो ड्रॉन बेसिक सैलरी प्लस DA जो रिटायरमेंट बेनिफिट का होगा, प्लस कमीशन जो आपका सेल बेस्ड कमीशन। यानी यहाँ पे अगर आप कंपनसेशन की बात कर रहे हैं तो उसमें सैलरी किसको मान के चलोगे, बेसिक प्लस DA जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए, और कमीशन जो कि आपका सेल बेस पे होगा। तीनों को प्लस करके आपकी सैलरी बनेगी।
तो नेक्स्ट बात करते हैं, फॉलोइंग गाइडलाइंस शुड बी नोटेड द पर्पस ऑफ क्लेमिंग एग्जम्पशंस। तो देखते हैं जी कि इसमें क्या है। तो द एम्प्लॉय, हाँ अभी इसने क्या बोला कि एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए आपको ये कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। तो वो कंडीशंस क्या हैं? मिनिमम आपकी सर्विस है जो 10 साल की होनी चाहिए या 40 ईयर की एज होनी चाहिए, या तो आपकी 40 साल एज होनी चाहिए या 10 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी आपको इस एग्जम्पशन का बेनिफिट मिल पाएगा। इसमें पब्लिक सेक्टर एक्सेप्ट इन द केस ऑफ एन एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर यूनिट, इसमें पब्लिक सेक्टर यूनिट के एम्प्लॉय को ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला। एम्प्लॉय मस्ट नॉट बी अ डायरेक्टर इन अ कंपनी और कॉरपोरेटिव सोसाइटी। जो भी एम्प्लॉय इसका फ़ायदा लेना चाहता है, एग्जम्पशन को क्लेम करना चाहता है, पहली बात तो वो कंपनी का डायरेक्टर या कॉरपोरेटिव सोसाइटी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद तीसरी कंडीशन देखिए जी, स्कीम रिजल्ट इन ओवरऑल रिडक्शन इन द एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ एम्प्लॉय। जो ये वीआरएस और वीवीएस जो कंपनसेशन मिलता है इसमें, तो ये स्कीम क्या करती है, जितनी भी एम्प्लॉयज़ की स्ट्रेंथ है एग्जिस्टिंग उसमें रिडक्शन ही होता है। इसका कारण आपको अगली लाइन से पता चल जाएगा। द वैकेंसी कोस्ट ऑन सच वीआरएस और वीएसएस शैल नॉट बी फिल अप। जो ये रिटायरमेंट रहती हैं इनकी वैकेंसी फिलअप नहीं होती, यानी इनको उनमें काउंट नहीं किया जाता। द रिटायरिंग एम्प्लॉय शैल नॉट बी एम्प्लॉयड इन अनदर कंपनी और कंसर्न बिलोंगिंग टू सेम मैनेजमेंट ग्रुप। लेकिन इसके लिए एक कंडीशन भी रहती है, अगर आप वीआरएस और वीएसएस लेना चाहते हो तो जो रिटायरमेंट के बाद आप किसी अनदर कंपनी में या किसी भी सेम मैनेजमेंट ग्रुप में काम नहीं कर सकते। तो उसके बाद नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं जी, वैल्यूएशन ऑफ एलटीसी। एलटीसी क्या है जी? लीव ट्रैवल कंसेशन, यानी लीव लेके आप घूमने जा सकते हो, एलटीसी। एन एम्प्लॉय इज एंटाइटल टू एग्जम्पशन। अब भी एलटीसी में भी हमको एग्जम्पशन मिलती है, उसका सेक्शन है जी सेक्शन 10 और सबसेक्शन 5 है। तो ये जो एलटीसी है वो किसी से भी, मतलब फॉर्मर एम्प्लॉयर से या एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयर से भी रिसीव हो सकता है, हिमसेल्फ और हिज फैमिली, यानी खुद के लिए और फैमिली के लिए मिलता है। तो इसमें क्या क्या रहता है देखते हैं जी। ऑन लीव टू एनी प्लेस, इंडिया में आप कहीं भी जा सकते हो जी, कोई भी प्लेस पे। और उसके बाद आफ्टर रिटायरमेंट या आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस भी आप इंडिया में घूम सकते हो, एलटीसी का बेनिफिट ले सकते हो। तो उसके बाद एलटीसी में फैमिली साथ में जा सकती है, लेकिन फैमिली में कौन? फैमिली में अपना स्पाउस, यानी अगर हस्बैंड जॉब कर रहा है तो वाइफ होगी, वाइफ जॉब कर रही है तो हस्बैंड हो गया प्लस चिल्ड्रन हो गए। या फिर हम ये कह सकते हैं अगर कोई इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल की सिस्टर, ब्रदर, या अगर पेरेंट्स डिपेंडेंट हैं, उस पर डिपेंडेंट हैं, तो ये इसका मतलब हम कह सकते हैं फैमिली है। ठीक है जी। तो जो फैमिली का मतलब यही है कि खुद और फैमिली को लेके इंडिया में कहीं भी जा सकता है, घूम सकता है, एलटीसी का मतलब। ठीक है जी। तो उसके बाद अवेलेबिलिटी ऑफ एग्जम्पशन। अभी एलटीसी में एग्जम्पशंस मिलेंगी तो पहली बात तो ये देख लीजिए जी, एक तो ब्लॉक सिस्टम रहता है। जो करंट ब्लॉक सिस्टम चल रहा है 2018 से लेके 2021 9th ब्लॉक चल रहा है, जो कि 4 साल का रहता है, 4 कैलेंडर ईयर का रहता है। और इस 4 साल में 2 जर्नी की एग्जम्पशन मिलती हैं। मतलब 2 एलटीसी पूरे 4 साल में, मान लीजिए आप 4 बार गए। इसमें भी आगे हम एलटीसी के बारे में जब डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें ज़्यादा क्लियर करेंगे। ठीक है जी। तो 4 कैलेंडर ईयर में, यानी एक ब्लॉक में 2 जर्नी आपको एग्जम्प्ट हो जाएंगी, यानी 2 एलटीसी आपको एग्जम्प्ट हो जाएंगे। हाउ इफ़ इंडिविजुअल डज नॉट, हाँ अब भी देखिए इसमें क्या है, अगर आप पूरे 4 साल में एक ब्लॉक में एक भी एलटीसी नहीं लेते, यानी उसको अवेल ही नहीं कर पा रहे, अगर इंडिविजुअल की बात है, अवेल ही नहीं कर पा रहे, तो आप एक जर्नी का एग्जम्पशन क्लेम कर सकते हैं अपनी टोटल इनकम में। ठीक है जी, ये बात ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठा लेना। तो अभी इसके बाद ये चीज़ याद रखना, एग्जम्पशंस अवेलेबल होंगी, नॉट अवेलेबल, सिर्फ
बस बेसिक बात बताता हूँ। जो फैमिली सिस्टम में एलटीसी का जो भी रहता है, एग्जम्पशन जो रहती है 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन की रहती है। जो 1998 के बाद जॉब में हैं, जो 1998 के पहले हैं, उन पर ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं जी, अमाउंट ऑफ एग्जम्पशन कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर। हाँ जी, जो एग्जम्पशन की अमाउंट होगी वो एक्सपेंडिचर से ज़्यादा नहीं होगी, और ये सिर्फ हमें फेयर का जो है एग्जम्पशन ही मिल पाएगा, बाकी कोई भी एक्सपेंडिचर्स के लिए हमें एग्जम्पशन नहीं मिलेगी। तो अभी फेयर पे बात करते हैं जी। वैल्यू ऑफ ट्रैवल कंसेशन अंडर सेक्शन 10 और सबसेक्शन 5 में है। अगर मान लीजिए आप एयर के थ्रू कहीं भी जा रहे हैं, ऑल इंडिया में घूम रहे हैं, एलटीसी से गए हैं, तो आपको क्या दिया जाएगा, जो भी है मतलब कितना एग्जम्पशंस दिया जाएगा, इसमें डिस्कस करते हैं। एक तो इकोनॉमी क्लास एयर फेयर होगा, जो कि नेशनल कैरियर बाय शॉर्टेस्ट रूट, बस ये बात ध्यान में रखना, शॉर्टेस्ट रूट तो हमेशा आपको हर लाइन में देखने को मिलेगा। अभी इकोनॉमी क्लास का मिलेगा, उसका शॉर्टेस्ट रूट का जितना भी फेयर बनेगा वो देखेंगे, और अमाउंट जितनी आपने स्पेंट की, तो जो भी उसमें से लेस होगा वो आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। दूसरी कंडीशन सी, अगर आप ट्रेन के थ्रू जा रहे हैं, रेल के थ्रू जा रहे हैं, तो एसी फर्स्ट क्लास का आपका रेल फेयर, और उसके बाद जो भी उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये हमेशा बस शॉर्टेस्ट रूट जो भी रहेगा उसका जितना फेयर बनेगा वो, और जितनी आपने अमाउंट स्पेंड किया उसमें से जो लेस होगा। अगर मान लीजिए आपका डेस्टिनेशन खाली मतलब अकेले रेल से पूरा नहीं हो रहा, रेल और अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से मिलके हो रहा है, तो इसमें इस कंडीशन में क्या करेंगे, वो जो भी एसी फर्स्ट क्लास जो रेल फेयर होगा, शॉर्टेस्ट रूट प्लस जितनी आपने अमाउंट स्पेंड की है, दोनों में से जो लेस होगा वो मिल जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट करते हैं, वेयर रिकॉग्नाइज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट। मान लीजिए आप कोई पब्लिक ना तो ट्रेन वाला रूट है, ना ही एयर वाला रूट है, तो अभी मान लीजिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला सिस्टम है, तो उसमें फर्स्ट क्लास या डिलक्स क्लास का फेयर रहेगा, शॉर्टेस्ट रूट, और या जिसमें जितनी आपने अमाउंट स्पेंड की है, जो उनमें से लेस होगा वो आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा। अभी मान लीजिए जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो वहाँ पे ये कैसे लगाएंगे, एसी फर्स्ट क्लास रेल का फेयर जो कि शॉर्टेस्ट रूट होगा, और उसके बाद जो अमाउंट एक्चुअली आपने स्पेंड किया उनमें से जो भी लेस होगा वो आपका रहने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।